दोस्तों ये कहानी है भारत के केरला की उस नर्स की कि जिसको हूतियों के यमन देश ने मौत की सज़ा सुनाई है और जिस सज़ा ने अब भारत और यमन दोनों ही देशों के अंदर काफ़ी हंगामा मचा रखा है। अगर बहुत जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो बिल्कुल मुमकिन है कि जैसा कि यमन में हमेशा से होता आया है, मतलब कि पीठ या फिर सर वगैरह पर गोली मारकर इनको मौत की सज़ा दे दी जाएगी। मगर सवाल यही है कि केरला की एक आम सी दिखने वाली इस नर्स का ऐसा भी क्या बड़ा गुनाह है और यमन से ऐसी भी क्या दुश्मनी है कि हूतियों का वो यमन कि जो ऑलरेडी इतनी बड़ी सिविल वॉर झेल रहा था और अभी भी फिलिस्तीन की खातिर इसराइल जैसी बड़ी ताकत से जंग में उलझा हुआ है, वो इन तमाम चीज़ों के बीच में इस आम सी नर्स को मौत की सज़ा देने जा रहा है। और क्या वजह है कि इस मामले की वजह से भारत और यमन में तो जो गदर था वो तो था, अब इसमें ईरान की भी एंट्री हो चुकी है। तो चलिए चंद मिनट्स के अंदर अपने इन सारे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, हमारी इस कहानी का आगाज होता है 1989 से कि जब केरला के एक गरीब से घर में एक लड़की की पैदाइश हुई जिसका नाम था निमिषा प्रिया। अब क्योंकि निमिषा का जन्म ही एक गरीब फैमिली में हुआ था तो बड़े होते होते बहुत जल्द ही इनको ये समझ में आ चुका था कि इनको न सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है बल्कि जल्द से जल्द भी कमाना है। इसीलिए इन्होंने नर्स बनने का फ़ैसला किया। और जैसा कि हम जानते हैं कि साउथ इंडियन स्टेट्स में जो गर्ल्स होती हैं, ख़ास तौर से जो नर्सेस होती हैं, करियर बनाने के लिए उनका गल्फ़ कंट्रीज़ में जाने का बहुत क्रेज़ है। मतलब वहाँ की ज़्यादातर लड़कियाँ पैसा वगैरह कमाने के लिए, अपनी अच्छी लाइफ सेट करने के लिए फैमिली की खातिर सऊदी अरबिया, कतर, दुबई, ओमान, यमन, इन सारे देशों में लंबे वक्त से जाती आई हैं। इसी ट्रेंड को ही फॉलो करते हुए 2008 में निमिषा ने भी यमन जाने का फैसला किया और यमन के शहर सना का जो एक सरकारी हॉस्पिटल था उसमें काम करना शुरू कर दिया। निमिषा ने 2008 से लेकर 2014 तक यानी कि लगभग 6 साल तक लगातार इस हॉस्पिटल में एज अ नर्स काम भी किया। मगर क्योंकि निमिषा ने तो बड़े ख्वाब देखे थे तो इसीलिए अब निमिषा ने ये फैसला किया कि वो क्यों ना यमन के अंदर अपना खुद का क्लिनिक खोलें। इस क्लिनिक को खोलने के लिए उनके जो हस्बैंड थे वो भी उनकी मदद कर रहे थे। मतलब कि मेनली जो फाइनेंशियली हेल्प थी, जो पैसा वगैरह इकट्ठा करना था, वो सब उनके पति कर रहे थे। मगर साथियों, निमिषा के सामने अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि यमन के कानून के मुताबिक अगर किसी भी बाहरी इंसान को यमन के अंदर कोई बिजनेस वगैरह शुरू करना है तो कानून ये कहता है कि उस बाहरी इंसान के साथ एक ऐसा पार्टनर होना ज़रूरी है उस बिजनेस के अंदर कि जो यमन का ही शहरी हो, मतलब कि लोकल बंदा हो। तो इसीलिए अब अगर निमिषा को भी अपना खुद का क्लिनिक खोलना था तो जाहिर सी बात है यमन का एक लोकल बंदा एज अ पार्टनर ज़रूर चाहिए था। निमिषा ने अपनी तलाश शुरू की और इसी तलाश के दौरान ही निमिषा की मुलाकात होती है एक यमनी आदमी से जिसका नाम था तलाल अब्दू मेहंदी। ये दरअसल वो यमनी सिटीजन था कि जो खुद भी एक अच्छा खासा व्यापारी था, मतलब इसका टेक्सटाइल का काम था। फाइनली 2015 में जाकर निमिषा अपने मकसद में कामयाब हुई और अल अमान मेडिकल क्लिनिक की शुरुआत की। इस क्लिनिक के डॉक्यूमेंट्स में यही शो किया गया कि ये जो तलाल अब्दू है यही निमिषा का बिजनेस पार्टनर है। फिलहाल क्लिनिक खुल चुका था, निमिषा के लिए भी अब सब कुछ सेट था और चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी थीं। मगर इसी बीच ही यमन के अंदर एक बड़ी सिविल वॉर का आगाज हो जाता है। वही सिविल वॉर के जिसके बारे में आप अक्सर सुनते रहते हैं, जो यमन के हूतियों और उस गवर्नमेंट के बीच शुरू हुई कि जिनको सऊदी अरबिया बैक करता है। यमन के अंदर जब ये खतरनाक सिविल वॉर शुरू हो गई, वहाँ का सिस्टम पूरा तितर बितर हो गया। तो खुद निमिषा के वर्जन के मुताबिक, मतलब जो कहानी निमिषा ने अपनी ज़बानी सुनाई है उसके मुताबिक, तलाल अब्दू ने अब मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश की और निमिषा को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। निमिषा से तलाल अब्दू ने पैसे मांगने शुरू कर दिए। निमिषा के जो डॉक्यूमेंट्स थे और मेनली पासपोर्ट वगैरह भी सब अपने पास रख लिया था। इवन कई बार तो तलाल अब्दू निमिषा को अपनी सेकंड वाइफ के तौर पर भी प्रेजेंट कर दिया करता था। बावजूद इसके कि जैसा कि हम जानते हैं कि निमिषा की शादी तो ऑलरेडी एक इंडियन इंसान से हो चुकी थी। जब यमन में सिविल वॉर शुरू हुई थी तो इंडियन गवर्नमेंट ने ज्यादातर इंडियंस को बाहर भी निकाला था। उसी दौर में ही निमिषा के हस्बैंड और उनका बच्चा भी इंडिया वापस आ गया था। मगर निमिषा नहीं आई थी और उसके पीछे आज रीजन यही दिया जाता है
कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह न होने की वजह से अब निमिषा बुरी तरीके से तलाल अब्दू के जाल में फंस चुकी थी। फिर 2016 में निमिषा ने पुलिस से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, मगर जैसा कि मैंने आपको बताया कि यमन तो सिविल वॉर से जूझ रहा था, यमन के तो कई टुकड़े हो चुके थे, तो ऐसे माहौल में क्या ही सिस्टम काम कर रहा होगा और क्या ही पुलिस ऐसे छोटे बड़े केसेस पर ध्यान दे रही होगी। नतीजा ये हुआ कि ना तो निमिषा को कोई मदद मिली, ऊपर से जो तलाल अब्दू था उसका भी हौसला बढ़ गया कि ऐसे माहौल में वो जो चाहे वो कर सकता है। वक्त गुजरा और फिर साल आ गया 2017 का कि जब निमिषा ने एक बड़ा कदम उठाया। निमिषा प्रिया के जो लंबे वक्त से ही अब यमन से भागकर इंडिया आने की कोशिश कर रही थी, मगर डॉक्यूमेंट्स की वजह से नहीं आ पा रही थी, उसने अब एक केमिकल कि जिसका नाम केटामाइन होता है उसका इस्तेमाल किया। अब खुद निमिषा की कहानी के मुताबिक तो उसने ये सिर्फ इसलिए किया था ताकि तलाल अब्दू किसी तरीके से बेहोश हो जाएगा तो वो वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर भाग निकलेगी। लेकिन इस केमिकल की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाने की वजह से, मतलब ओवरडोज हो जाने की वजह से तलाल अब्दू की मौत ही हो गई। रिपोर्ट्स बताती हैं कि मौत से घबराई हुई निमिषा प्रिया ने सबूत भी मिटाने की कोशिश की थी और ये जो तलाल अब्दू था इसकी बॉडी को एक वाटर टैंक में डिस्पोज कर दिया था। बाद में वहाँ से भागने की भी कोशिश की, मगर अगस्त 2017 में यमन और सऊदी अरबिया के बॉर्डर के करीब में ही निमिषा को गिरफ्तार कर लिया गया। 2018 में ट्रायल हुआ और जाहिर सी बात है निमिषा बाहर की थी, इसके ऊपर ये इल्जाम लगा कि एक बाहरी शहरी ने यमन के एक शहरी का कत्ल किया है। सबूत भी सारे निमिषा प्रिया के खिलाफ ही थे, तो जाहिर सी बात है ये मर्डर आसानी के साथ प्रूफ भी हो गया। मर्डर प्रूफ हो जाने के बाद कानून के तहत अब निमिषा प्रिया को भी मौत की सजा सुना दी गई और उसके बाद से ही मतलब 2018 से लेकर अब तक निमिषा प्रिया यमन की जेल में ही बंद हैं। लेकिन आप कहेंगे कि इतने लंबे वक्त के बाद अचानक से मैं आप लोगों को ये कहानी क्यों सुना रहा हूँ, और मैं ही क्या बल्कि पूरे मीडिया पर भी ये टॉपिक अचानक से आजकल इतना ज्यादा क्यों छाया हुआ है। तो दोस्तों उसकी मेन वजह ये है कि जो यमन के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी रिसेंटली इस मौत की सज़ा को अप्रूव कर दिया है, मतलब कि मुहर लगा दी है, जिससे अब ये लगता है कि निमिषा प्रिया की मौत की सज़ा टलना लगभग नामुमकिन होता जा रहा है। इंडियन गवर्नमेंट ने भी अपनी कोशिशें पूरी तरीके से शुरू कर दी हैं और इंडियन गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि किसी तरीके से निमिषा प्रिया की मौत की सज़ा को टलवा कर इंडिया लाया जाए और इनकी जो भी कानून के मुताबिक सज़ा बनती है, मतलब कि उम्र कैद या कुछ सालों की सज़ा, वो सब इंडिया में करवाई जाए। और इंडियन गवर्नमेंट अपनी इस कोशिश के पीछे तर्क ये दे रही है कि निमिषा प्रिया का जो पूरा ट्रायल हुआ था, जो यमन में सुनवाई हुई थी, वो फेयर नहीं थी। और फेयर ना होने की मेन वजह ये थी कि क्योंकि वो सब कुछ अरबिक में हुआ था। निमिषा प्रिया को खुद तो अरबिक आती नहीं है, उनके अपने लोग भी वहाँ पर ज़्यादा नहीं थे, तो कई बार तो उनको पता भी नहीं चलता था कि उनके खिलाफ कोर्ट के अंदर कौन सी दलीलें पेश की जा रही हैं, क्या क्या बात की जा रही है, क्या इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं और उनका निमिषा प्रिया को जवाब क्या देना है। अब इंडियन गवर्नमेंट अपनी इस कोशिश में कामयाब होगी या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि हालात तो कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब तो यमन के प्रेसिडेंट भी मंजूरी दे चुके हैं। हालांकि कानूनी तौर पर यहाँ पर एक रास्ता ये भी बचा हुआ है कि अगर तलाल अब्दू की फैमिली और जो निमिषा प्रिया है उसकी फैमिली के बीच डील हो जाए और अगर वो एक रकम के बदले में निमिषा प्रिया को माफ़ी दे दें तो जाहिर सी बात है कोर्ट से भी निमिषा प्रिया को माफ़ी ही मिल जाएगी। यहाँ पर गौर करने वाली बात ये भी है कि पिछले 1-2 दिन से अब ईरान भी इस मामले में एक्टिव नजर आ रहा है। बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स अब ये कवर कर रहे हैं कि ईरान ने ये बयान दिया है कि मानवीय आधार पर, मतलब कि इंसानियत के नाते हम जो कुछ भी कर सकते हैं करने को तैयार हैं। ईरान का ये बयान बहुत ज़्यादा अहम और ख़ास इसलिए भी है क्योंकि जो यमन के हूती हैं, जो अंसारुल्लाह ग्रुप है, उनकी वजह से यमन के अंदर ईरान का इन्फ्लुएंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए अगर ईरान वाकई चाहेगा तो बहुत कुछ हो भी सकता है। फिलहाल दोस्तों इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।